अब हम लोग किसी रोटेट करते हुए रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड के शेप में कोई रिजिड बॉडी है। क्लियर है? और यह रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को यदि हम लोग ए बी बोल दें तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह ओमेगा है। क्लियर है? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस रॉड पर एग्जिस्ट करने वाला हर एक पार्टिकल जो होगा वह सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m1 है तो यह पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है। और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा? इस ए बी एक्सिस के इस पॉइंट पे लाई करेगा और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे हम लोग दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं, इस पार्टिकल का मास m2 मान लेते हैं। तो यह भी पार्टिकल जो होगा वह क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर है? और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह भी कहाँ लाई करेगा? यहीं पे लाई करेगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक तीसरा पार्टिकल मान लेते हैं जिसका मास कितना है? m3 है। तो यह भी पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा और इस पार्टिकल का भी जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा? इसी ओ पॉइंट पे ही लाई करेगा। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाले सभी पार्टिकल्स जो होंगे वह सभी पार्टिकल्स इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे हमने क्या माना है कि इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह कितना है? ओमेगा है। तो उस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, उसे यदि हम लोग v1 बोल दें तो v1 बराबर होगा कितना? तो जो v1 होगा वह क्या होगा? यदि हम लोग इस सर्कुलर पाथ के रेडियस को r1 बोल दे तो यह लेंथ क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा। तो वह जो v1 होगा वह कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू r1 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। हम लोग यदि इस पार्टिकल को ध्यान से देखें तो इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसे यदि हम लोग v2 बोल दें तो v2 होगा कितना? तो इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह रेडियस r2 है। तो यह जो v2 होगा वह कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू r2 हो जाएगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इसी इंस्टेंट पर इस m3 पार्टिकल का टेंजेंट के डायरेक्शन में जो लीनियर वेलोसिटी है वह v3 है। तो v3 बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? ओमेगा इंटू r3 लिखेंगे, जहाँ r3 क्या होगा? यह जो m3 पार्टिकल है जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। तो इस तरीके से इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाले सभी पार्टिकल्स का हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों को इस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी मिल गया, इस पार्टिकल का भी लीनियर वेलोसिटी मिल गया, इस पार्टिकल का भी लीनियर वेलोसिटी मिल गया। यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल होता तो उसका भी लीनियर वेलोसिटी मिल जाता। क्लियर है? ठीक है। तो इस पार्टिकल का जब हमें लीनियर वेलोसिटी मिल गया तो इस पार्टिकल का हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह कितना होगा? अगर उसे हम लोग ke1 बोल दे तो ke1 हमें कितना मिल जाएगा? हाफ इंटू इस पार्टिकल का मास m1 है इंटू v1 स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक उसी तरह से इस पार्टिकल का हमें लीनियर वेलोसिटी मिल गया, वह कितना मिल गया? इतना मिल गया। क्लियर है? तो इस पार्टिकल का भी हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, वह हमें कितना मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इस पार्टिकल का मास m2 है तो m2 इंटू v2 स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। ठीक उसी तरीके से इस पार्टिकल का हमें लीनियर वेलोसिटी मिल गया तो हम इस पार्टिकल का भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, इसको ke2 बोल देते हैं। क्लियर है? इस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को ke3 बोल दे तो ke3 बराबर हमें क्या मिल जाएगा? हाफ इस पार्टिकल का मास m3 है, m3 इंटू इस पार्टिकल का वेलोसिटी v3 है तो v3 का स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाले हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो यदि हम लोगों को यह बोल दिया जाए कि इस रोटेटिंग रॉड का टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। वो हम लोग क्या लिखेंगे? इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाले हर एक पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लोग स्केलर के रूप में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस रोटेटिंग रॉड का, इस रोटेटिंग रिजिड बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है? इस रोटेटिंग रिजिड बॉडी के टोटल काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को यानी कि ke1 को प्लस इस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को यानी ke2 को प्लस इस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को यानी ke3 को प्लस डॉट सभी पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा?
तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रोटेटिंग रिजिड बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग जोड़ते हैं, इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी मिला वो हमें कितना मिला, हाफ m1v1 स्क्वायर, क्लियर है, प्लस इस पार्टिकल का हमें काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, हाफ m2v2 स्क्वायर, प्लस इस पार्टिकल का हमें काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, हाफ m3v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हाफ m1v1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू r1, ओमेगा इंटू r1 का स्क्वायर, ओमेगा इंटू r1 का होल स्क्वायर, प्लस हाफ m2v2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू r2 का स्क्वायर, ओमेगा इंटू r2 का होल स्क्वायर, प्लस हाफ v3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू r3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हाफ m r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को कुछ कॉमन मिल जाएगा, कॉमन क्या मिलेगा, m1 है, ठीक है। यहां से हमें कॉमन क्या मिलेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, ठीक है। तो m1 r1 स्क्वायर क्या है, m1 r1 स्क्वायर जो होगा वह इस पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर है, ठीक है। m2 r2 स्क्वायर क्या होगा, इस m2 पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर है, ठीक है। m3 r3 स्क्वायर क्या होगा, इस पार्टिकल का इस AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, इस रिजिड बॉडी पे एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। क्लियर है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग आई बोल दे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इस इक्वेशन इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हो गया वह क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो उस रिजिड बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, या हमारे पास एक क्या है, डिस्क है। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, ठीक। और मान लेते हैं कि इस डिस्क का सेंटर यह है, इस सेंटर को हम लोग O बोल देते हैं। क्लियर है। और इस डिस्क का मास हम लोग M बोलते हैं, रेडियस को हम लोग R बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। कोई एक्सिस जो है, और हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि यह जो डिस्क है इस बोर्ड के प्लेन में है, यह जो डिस्क है वह किस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है। क्लियर है। और एक्सिस कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्लियर है। यह एक्सिस इस डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है और इस डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, यह मेरा एक्सिस है। क्लियर है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट यह डिस्क जो है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इस डिस्क का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है। आई किस एक्सिस के अबाउट होगा, तो आई जो होगा वह इस एक्सिस के अबाउट होगा। क्लियर है। इस एक्सिस के अबाउट ना यह डिस्क रोटेट कर रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग यहाँ पे आई लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखेंगे, आई उस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे जिस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा होता है। क्लियर है। तो इस कंडीशन में यह जो रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, केवल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर है। यानी कि इसके सेंटर का जो लीनियर वेलोसिटी है वह कितना है, 0 है। इस समय इस सेंटर का जो लीनियर वेलोसिटी है वह कितना है, 0 है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब कभी भी कोई भी रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उस रिजिड बॉडी का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है वह कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है, ठीक।
अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क का मास m है और रेडियस कितना है r है, क्लियर है, और यह डिस्क का सेंटर है, क्लियर है, ठीक है। और यह जो डिस्क है ये डिस्क इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, क्लियर है। एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक्सिस जो है वह इसके सेंटर से होकर गुजर रहा है और इस डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यह मेरा एक्सिस है, क्लियर है, ठीक है। और इस केस में यह जो डिस्क है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ ही साथ इस डिस्क के इस सेंटर का जो लीनियर वेलोसिटी है वह VCM है, क्लियर है, ठीक है। तो इस समय इस डिस्क का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा वह कितना लिखा जाएगा, क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट यह डिस्क क्या कर रहा है, केवल रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के कारण इस डिस्क का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, क्लियर है, प्लस और डिस्क के ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस डिस्क के पास भी एक काइनेटिक एनर्जी होगा और वह होगा कितना, हाफ mv स्क्वायर होता है, क्लियर है। कोई भी पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव करता है जिसका मास m हो तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, क्लियर है, ठीक है। तो डिस्क का ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या होगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर होगा, VCM स्क्वायर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv/cm स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब कोई भी रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट केवल और केवल रोटेट करेगा, यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास का कोई वेलोसिटी नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कितना लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। और जब कोई रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा और उसका सेंटर ऑफ मास के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कितना लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv/cm स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेरा यह बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, क्लियर है, और यह एक्सिस दिया गया है, AB एक एक्सिस दिया गया है और बोला गया है कि यह रॉड इस AB एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इस रॉड का हमें बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके बताइए, क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी यदि रोटेट करता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है, क्लियर है, ठीक है। आई किस एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है, आई उस एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है जिस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट करता है। तो इस केस में यह रिजिड बॉडी इस AB एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्लियर है। तो आई हम लोग किस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, इस AB एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, क्लियर है। तो इस AB एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, ml स्क्वायर अपॉन 3 होता है, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, आई की जगह पे ml स्क्वायर अपॉन 3 लिख देंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हमें आंसर मिल गया ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 जूल। इतना हमें काइनेटिक एनर्जी इसका मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में बोला गया है कि यह एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, क्लियर है, और यह AB एक्सिस दिया गया है जो एक्सिस इस रॉड के साथ 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, क्लियर है। और यह बोला गया है कि यह रॉड इस AB एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, क्लियर है। तो हमें इस रॉड का टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी जो होता है वह क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो आई किस एक्सिस के अबाउट लिखते हैं, आई उस एक्सिस के अबाउट हमें लिखा जाता है जिस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट करता है, क्लियर है। तो इस केस में यह रॉड जो है वह इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह आई बराबर कितना होगा, ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री होगा, क्लियर है, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो यह कितना हो जाएगा फाइनली, ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 4 हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ml स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, क्लियर है। तो आई के जगह पर हम लोग कितना डाल देंगे, ml स्क्वायर अपॉन 4 डाल देंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो इस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगा इस रॉड का वह कितना होगा, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 जूल होगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह कोई स्क्वायर के शेप में फ्रेम है और इस फ्रेम का मास जो है वह नेग्लिजिबल है, क्लियर है, ठीक है। और बोला गया है कि इस कॉर्नर पे एक पॉइंट मास है जिसका मास m है, इस कॉर्नर पे भी पॉइंट मास है जिसका मास m है, इस कॉर्नर पे भी एक पॉइंट मास रखा गया है जिसका मास m है, और इस कॉर्नर पर भी एक पॉइंट मास रखा गया है जिसका मास m है, क्लियर है। और इस स्क्वायर फ्रेम के हर एक साइड का जो लेंथ दिया गया है वह a दिया गया है, क्लियर है, ठीक। और यह बोला गया है कि इस सिस्टम का उस एक्सिस के अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए जो एक्सिस इसके सेंटर से होकर गुजर रहा हो और
इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? यानी कि हमें इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि यह जो सिस्टम है इस एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो इस सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो आई किस एक्सिस के अबाउट लिखना है, आई उस एक्सिस के अबाउट लिखना है जिस एक्सिस के अबाउट यह सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो इस समय आई हम लोग किस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? और यह डिस्टेंस होता कितना है, यह जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, क्योंकि यह डिस्टेंस होता कितना, यह जो डिस्टेंस होगा वह क्या होगा, इस डिस्टेंस का हाफ होगा। और यहाँ से यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होता है वह क्या होता है, ये डायगोनल होता है। क्लियर है? और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह क्या होता है, √2a होता है। क्लियर है? ठीक है। और चूंकि यह यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा वह क्या होगा, इस पूरे लेंथ का हाफ होगा, यानी कि अपन क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, यानी कि a बाई हमें क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। यानी कि इस पॉइंट, इस सेंटर से यह डिस्टेंस a बाई √2 होगा, इस सेंटर से यह डिस्टेंस a बाई √2 होगा, इस सेंटर से यह डिस्टेंस a बाई √2 होगा, इस सेंटर से यह डिस्टेंस a बाई √2 होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग आसानी से इस आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे यदि हम लोग आई बोल दे तो आई बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस पार्टिकल का मास हमारे पास कितना है, m इंटू इस पार्टिकल का इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, a बाई √2 होगा। तो m इंटू क्या लिखेंगे, a बाई √2 का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार इस पार्टिकल का इस एक्सिस के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, m इंटू यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम लोग प्लस क्या लिखेंगे, m इंटू a बाई √2 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। प्लस अब हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, मास इंटू यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, m इंटू a बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? प्लस अब हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, मास इंटू यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह भी हो जाएगा m इंटू a बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m इंटू a स्क्वायर बाई 2 का 2 इंटू 4 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2ma स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, I बराबर 2ma स्क्वायर होगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग इस I के वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, हाफ आई के जगह पे कितना लिखेंगे, 2ma स्क्वायर लिखेंगे, 2m इंटू a स्क्वायर लिखेंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यह टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ma स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यानी कि सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, ma स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर का मास m है, रेडियस r है। क्लियर है? ठीक है। और यह सॉलिड स्फीयर सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। साथ ही साथ इस सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है वह सेंटर भी वेलोसिटी के साथ लीनियर मूव भी कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। साथ ही साथ यह जो पॉइंट है यह पॉइंट फिसल नहीं रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो हमें इस सिस्टम का, इस सॉलिड स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस सॉलिड स्फीयर के पास दो तरह का मोशन है, एक रोटेशनल मोशन है और दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन है। क्लियर है? तो रोटेशनल मोशन के कारण इस सॉलिड स्फीयर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है? और ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस सॉलिड स्फीयर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर होगा। क्लियर है? ठीक है। यदि हम लोग रोटेशनल मोशन के कारण जो इसका काइनेटिक एनर्जी है और जो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस सॉलिड स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी है उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सॉलिड स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, आई कैलकुलेट करना होगा। तो आई जानते ही है, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है। क्लियर है? इस आई की जगह पे क्या लिखेंगे,
तो हम लोग इस आई के जगह पे क्या लिखेंगे, 2/5 mr² लिखेंगे, इंटू पहले से ओमेगा स्क्वायर है तो इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ mv²। क्लियर है, ठीक है। प्योर रोलिंग के केस में यह पॉइंट स्लिप नहीं करता है तो हमें v बराबर क्या मिल जाता है, आर ओमेगा मिल जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस आर इसको हम लोग आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v² लिख सकते हैं। तो यहाँ कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, m इंटू v²/5 मिल जाएगा, प्लस हाफ mv² मिल जाएगा। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 7 mv²/10 मिल जाएगा, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा 7/7 mv²/10 होगा। क्लियर है, ठीक है। ये याद रखना है कि जब भी कोई भी स्फीयर ये प्योर रोल करेगा तो यह पॉइंट खिसकेगा नहीं, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, v = r ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, प्योर रोलिंग का कंडीशन है ये, v = r ओमेगा इस केस के लिए। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और यह रॉड जो है कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। और इस रॉड के इस एंड को हिंज कर दिया गया है। क्लियर है। और यह बोला गया कि इस हिंज पॉइंट से कोई एक्सिस गुजर रहा है जो हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है, ठीक है। और यह रॉड जो है बोला गया है कि वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। क्लियर है, ठीक है। यानी सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिया गया, बोला गया है कि यह एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। क्लियर है, ठीक है। और इस रॉड का यह जो इंड है, इस इंड से कोई हॉरिजॉन्टल स्मूथ एक्सिस गुजर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। यह रॉड और यह एक्सिस दोनों एक ही प्लेन में है, और कैसे है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ठीक है। और यह बोला गया है कि यह रॉड जो है कि अपने वर्टिकल प्लेन में यानी कि इस प्लेन में रोटेट करने के लिए क्या है, फ्री है। क्लियर है। इनिशियली यह रॉड किस कंडीशन में है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो जब इस रॉड को हम इस कंडीशन से रिलीज कर देते हैं तो यह रॉड रोटेट करते हुए कुछ समय के बाद यह एकदम वर्टिकल ऐसे हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो हमसे यह बोला गया कि जब रॉड इस कंडीशन में आ जाता है, इस वर्टिकल कंडीशन में आ जाता है, तो इस इंस्टेंट पर इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यह मेरा इनिशियल कंडीशन था। क्लियर है, ठीक। तो जब हम लोग इस रॉड को इस इनिशियल कंडीशन से रिलीज करेंगे तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है, ठीक है। और यह रोटेट करते हुए जब यह रॉड अपने वर्टिकल कंडीशन में आ जाता है, यानी कि कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, यानी कि इस इनिशियल कंडीशन से और इस कंडीशन के बीच का जो यह एंगल है वह 90 डिग्री का हो जाता है। क्लियर है। तो हमें यह बोला गया है कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि जब हम लोग इस रॉड को इस इनिशियल कंडीशन से इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन से रिलीज करते हैं तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता हुआ कुछ समय के बाद अपने इस कंडीशन में, इस वर्टिकल कंडीशन में पहुंच जाता है। तो इस समय इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसे मान लेते हैं कि ओमेगा है। तो हमें फाइनली कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग यह देख ले कि इस इनिशियल कंडीशन पे इस रॉड पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है। तो इस रॉड पे जो लगने वाला एक फोर्स होगा वह क्या होगा, इस रॉड का वेट होगा, और वह वेट कहाँ लगेगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। और वह वेट कितना होगा, इस रॉड का मास यदि m है तो mg हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कौन सा फोर्स लगेगा, इस हिंज द्वारा इस कंडीशन में एक फोर्स लगाया जा रहा होगा जो हिंज फोर्स कहलाएगा। क्लियर है। और उस हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस हिंज फोर्स के एक कंपोनेंट को इस रॉड के लेंथ के एलोंग मान लेंगे, और उस हिंज फोर्स के इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं h, और हम लोग उस हिंज फोर्स का इस रॉड पर एक वर्टिकल कंपोनेंट मान लेंगे, और मान लेंगे कि वह वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, v है। क्लियर है। तो इनिशियल कंडीशन में इस रॉड पे लगने वाला जो फोर्सेस होंगे यही सारा फोर्सेस होंगे। क्लियर है, ठीक। तो जब हम लोग इस रॉड को रिलीज कर देंगे तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास इस फाइनल कंडीशन में कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वह अपने इस इनिशियल कंडीशन से कितना नीचे आ जाएगा, l/2 डिस्टेंस नीचे आ जाएगा।
क्लियर है, क्योंकि यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितना नीचे होगा, L/2 डिस्टेंस पे नीचे होगा। क्यों? क्योंकि इस रॉड का लेंथ यदि L है तो सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, L/2 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यदि हम लोग इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन को, इस इनिशियल कंडीशन को रेफरेंस लेवल मान ले, क्लियर है, तो इस रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास जो होगा वह फाइनली कितना नीचे आ जा रहा है, L/2 डिस्टेंस नीचे आ जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास को L/2 डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए कौन वर्क करेगा, mg वर्क करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस रॉड के इनिशियल कंडीशन से इस रॉड को अपने फाइनल कंडीशन में आने में mg जो है सेंटर ऑफ मास को कितना डिस्प्लेस कर दे रहा है, L/2 डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब हम लोग इस हिंज द्वारा जो इस रॉड पे हिंज फोर्स लगाया जा रहा है, उस हिंज फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यह देखते हैं कि यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हिंज फोर्स का, वह कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। क्लियर है, तो क्या इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आने पर यह पॉइंट कहीं डिस्प्लेस हुआ है, नहीं डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं कि यह जो हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह कोई वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा। क्लियर है, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब हम लोग हिंज फोर्स के इस वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं। तो यह हिंज फोर्स का यह जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। क्लियर है, ठीक है। और यह पॉइंट क्या इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में आने में कहीं डिस्प्लेस हुआ है, नहीं डिस्प्लेस हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यह जो हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, वह वर्टिकल कंपोनेंट का जो वर्क डन है वह भी कितना है, 0 है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि इस इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आने के लिए जो जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स में केवल mg वर्क कर रहा है। क्लियर है, यह हिंज फोर्स का यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यह वर्टिकल कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो एक लाइन नोट कर लीजिए, वर्क डन बाय कंपोनेंट्स ऑफ हिंज फोर्सेस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्यों? बिकॉज पॉइंट ऑफ application of hinge force does not displace। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इस ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जब यह रॉड अपने इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आ जा रहा है तो इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह कितना है, ओमेगा है। क्लियर है, तो इस ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग किस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे सो अभी हम बताते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, वह किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। क्लियर है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि हम इस ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्लियर है, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है, जिस इंस्टेंट पे हम लोग इस रॉड को रिलीज करेंगे उस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। और जब यह रॉड अपने फाइनल कंडीशन में आ जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है। क्लियर है, ठीक है। तो इस mg द्वारा इस रॉड को इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा वह वर्क डन होगा कितना, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट है और वह है कितना, L/2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg इंटू L/2। तो mg द्वारा किया जाने वाला वर्क डन कितना होगा, mg इंटू L/2। क्लियर। अब हम लोग इस h का वर्क डन निकालेंगे तो h का वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि h जो है वह इस पॉइंट पे लग रहा है और इनिशियली यह पॉइंट इसी कंडीशन में है और फाइनली यह पॉइंट इसी कंडीशन में है। क्लियर है, तो h का वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इस v फोर्स का वर्क डन निकालते हैं। तो यह v फोर्स कहाँ लग रहा है, इसी पॉइंट पे लग रहा है। तो इनिशियली यह पॉइंट कहाँ है, यहीं पे है, और फाइनली यह पॉइंट कहाँ है, यहीं पे है। तो इस v का वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इन तीनों फोर्सेस के अतिरिक्त अब कोई दूसरा फोर्स इस सिस्टम पे नहीं लग रहा है। क्लियर है, तो हमने इन तीनों फोर्सेस का
टोटल वर्क डन लिख दिया। अब जो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इनिशियली इस रॉड के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्योंकि इनिशियली यह रॉड रेस्ट में है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो होगा वह कितना होगा, हाफ आई के जगह पे हम लोग आई ही लिखते हैं, ओमेगा हमारे पास कितना है, 0 है, तो इंटू 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिलेगा, तो इस समय इस रॉड के पास एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया, ओमेगा आ गया। तो इस रॉड का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट, मान लेते कि यह रॉड है, तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट केवल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है, ठीक है। तो यह आई किस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। और यह एक्सिस कैसे है, कुछ इस तरीके से है। क्लियर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होगा। तो कितना हमें मिल जाएगा, हाफ एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 मिल जाएगा। क्लियर है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस रॉड का, एम एल स्क्वायर अपॉन 6 होगा। क्लियर है, तो हमें क्या कैलकुलेट, तो हमें क्या लिखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एल बाई 2 हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, एम एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है, तो माइनस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर है, बस इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एम जी एल बाई 2 बराबर एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह 2 6 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3g अपॉन एल, 3g अपॉन एल। तो इसलिए ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3g अपॉन एल आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब रॉड इनिशियल कंडीशन से, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन से इस वर्टिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, तो इस समय रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, रूट 3g अपॉन एल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और खुद निश्चित रूप से सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। क्लियर है, और यह रॉड इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। और इस रॉड के इस इंड को क्या कर दिया गया है, इस हिंज कर दिया गया है, और एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया कि एक्सिस जो है वह इस इंड से होकर गुजर रहा है, और वह एक्सिस स्मूथ है और हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। और साथ ही साथ यह बोला गया है कि यह रॉड जो है कि अपने वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। क्लियर है, यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिया गया है, यह मेरा रॉड है और यह जो है कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ एक्सिस दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। और यह रॉड जो है कि इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। जब इस रॉड को रिलीज कर दिया जाता है तो यह रॉड रोटेट करते हुए जब यह एंगल थीटा बना देता है अपने इनिशियल कंडीशन से, तो इस समय इस रॉड के पास कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि जब यह रॉड इनिशियल कंडीशन से रिलीज किया जाता है तो अपने इनिशियल कंडीशन से जब वो एंगल थीटा पे होता है, तो इस कंडीशन में इस रॉड के पास कितना एंगुलर वेलोसिटी आता है, उस एंगुलर वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि इस कंडीशन में इस रॉड के पास जो एंगुलर वेलोसिटी आया वो ओमेगा आया, तो हमें इस ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस इनिशियल कंडीशन पे यह मेरा कौन सा कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, और यह मेरा कौन सा कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन पर हमें ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हमने इस कंडीशन को फाइनल कंडीशन बोल दिया। क्लियर, ठीक। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इनिशियल कंडीशन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक फोर्स लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पर, और वह कितना लगेगा, mg लगेगा। क्लियर है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा फोर्स लगेगा यहाँ पे जो हिंज किया गया है, उस हिंज के कारण एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जिसे h बोलेंगे, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हिंज फोर्स का कंपोनेंट होगा जिसे v बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यानी कि H जो है हिंज फोर्स का यह कंपोनेंट इस पॉइंट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो हिंज फोर्स का इस कंपोनेंट का जो वर्क डन होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक। उसी तरह से हिंज फोर्स का यह कंपोनेंट भी इस पॉइंट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि यह पॉइंट जहाँ पे इनिशियली था वहीं पे फाइनली है, तो हिंज फोर्स के इस कंपोनेंट द्वारा इस कंपोनेंट का जो वर्क डन होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस सेंटर ऑफ मास का। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह जो सेंटर ऑफ मास है इनिशियली यहाँ था, और फाइनली यह सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इस पॉइंट पे फाइनली सेंटर ऑफ मास आ जा रहा है। क्लियर है,
क्लियर है, ठीक है। यानी कि यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर गया। यह जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटर ऑफ मास का, वह कितना होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा। क्लियर है। और यह डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, क्लियर है, ठीक है। तो जब यह सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से लेके यह डिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा, L/2 होगा। क्लियर है। यह एंगल थीटा है तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यह लेंथ कितना आ जाएगा, तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह लेंथ जब L/2 है और यह एंगल 90 माइनस थीटा, तो यह जो लेंथ होगा वह लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 cos 90 माइनस थीटा। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, L/2 sin थीटा मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि यह जो सेंटर ऑफ मास है अपने इनिशियल कंडीशन से फाइनली कितना नीचे आ गया, ये डिस्टेंस नीचे आ गया। और यह डिस्टेंस हमारे पास कितना है, L/2 sin थीटा है। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह जो mg फोर्स है, यह mg फोर्स इस सेंटर ऑफ मास को वर्टिकली L/2 sin थीटा डिस्प्लेसमेंट दे दे रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो यह जो mg होगा, यह mg वर्क करेगा। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग इस ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने यह देखा कि हिंज फोर्स के इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 0 किया जा रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। प्लस इस हिंज फोर्स के इस वर्टिकल कंपोनेंट द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वह भी कितना किया जा रहा है, 0 किया जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। प्लस तो अब हम लोग इस mg द्वारा किए जाने वाले वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। तो यह जो mg है, यह mg इस सेंटर ऑफ मास को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर दे रहा है, L/2 डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय mg जो होगा वह क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो F की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो और डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, L/2 sin थीटा हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, L/2 sin थीटा लिखेंगे। इंटू कॉस कितना लिखेंगे, तो देखते हैं कि mg किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। यानी कि mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वह 0 डिग्री है। तो इंटू क्या लिख देंगे, cos 0 लिख देंगे। तो वर्क डन बाई mg जो होगा वह कितना हो जाएगा, mg L sin थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका वर्क डन लिख दिया, H का वर्क डन लिख दिया, इस V का वर्क डन लिख दिया। अब हम लोग इस mg का वर्क डन लिखेंगे। तो mg का वर्क डन कितना हो जाएगा, mg L sin थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रड पे लगने वाले सभी फोर्सेस का वर्क डन लिख दिया। क्लियर है, ठीक है। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। क्या है, वो कितना है, 0 है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इस रड का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, ठीक है। और यह मेरा फाइनल कंडीशन है। तो इस फाइनल कंडीशन में इस रड का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना हो जाएगा, फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। आई किस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, तो जिस एक्सिस के अबाउट यह रॉड रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट कर रहा है। और यह एक्सिस है कैसे, एक्सिस कुछ इस तरीके से है। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, mL/3 होता है। तो इस केस में इस रड का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, हाफ mL/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, इस रड का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, mg L sin थीटा अपॉन 2 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, mL² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 है। तो mL² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 लिखेंगे। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, 0 है। तो माइनस 0 लिखेंगे। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आसानी से ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, mg L sin थीटा अपॉन 2 मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, mL² ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ m कैंसिल आउट हो जाएगा। इस L से इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे। इस 2 से इस 6 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, तो फाइनली हमें ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 3g sin थीटा अपॉन L मिल जाएगा। 3g sin थीटा अपॉन L मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए ओमेगा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, √3g sin थीटा अपॉन L मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जब यह रड इस इनिशियल कंडीशन से इस थीटा एंगल पे रोटेट हो जाएगा तो इस इंस्टेंट पे इस रड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, 3g sin थीटा अपॉन L होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।
अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। क्लियर है। इनिशियली यह रॉड इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। क्लियर है। ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग इस रॉड को ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। क्लियर है। ठीक है। और इस रॉड का जो यह इंड है, इस इंड को हम लोग हिंज कर देते हैं। क्लियर है। ठीक है। और यह जो रॉड है वर्टिकल प्लेन में मूव रोटेट करने के लिए फ्री है। क्लियर है। ठीक। तो जब हम लोग इस रॉड को यहाँ से रिलीज करेंगे तो यह रॉड जो होगा इस एक्सिस के अबाउट इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है। ठीक है। तो जब यह रॉड रोटेट करते हुए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना लेता है तो उस समय इस रॉड के पास कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस रॉड पे, इस इनिशियल कंडीशन पे रॉड पे लगने वाले सभी फोर्सेस को दर्शाएंगे। तो एक फोर्स जो होगा वह कहाँ लगेगा, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। क्लियर है। और वह किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह होगा कितना, mg होगा। क्लियर है। ठीक है। दूसरा फोर्स क्या लगेगा, इस रॉड के लेंथ के अलोंग इस हिंज द्वारा जो हिंज फोर्स लगाया जा रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा यानी कि h लगेगा। क्लियर है। ठीक है। और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर हिंज का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह लगेगा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, v बोल देते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो जब यह रॉड अपने इस इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आ रहा है तो इस रॉड का कौन सा यह पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का कितना है, 0 है। लेकिन यह जो सेंटर ऑफ मास होगा, यह सेंटर ऑफ मास कुछ रोटेट करके कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि यह जो सेंटर ऑफ मास होगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर जाएगा। क्लियर है। और वह कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है वह कितना है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये हाइट है और यह हाइट है कितना, तो यह जब सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा वह l/2 होगा। क्लियर है। तो यह लेंथ कितना आ जाएगा, l/2 sin 30 डिग्री आ जाएगा। और फाइनल कंडीशन में जब यह रॉड आ जा रहा है तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। क्लियर है। तो इस समय सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होगा वह कितना होगा, इस रिफरेंस लेवल से ये हाइट होगा। क्लियर है। और यह हाइट होगा कितना, तो यह जो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा वह कितना होगा, l/2 होगा। तो यह जो हाइट हमें मिलेगा वह कितना मिल जाएगा, l/2 sin 45 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि यह इस समय का जो यह हाइट है वह कितना है, l/2 sin 30 डिग्री है, यानी कितना है, l/4 है। क्लियर है। ठीक। और इस समय का जो यह हाइट है, इस समय का यह जो हाइट है, यह हाइट हमें कितना मिलेगा, l/2 मिलेगा। क्लियर है। ठीक। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से यदि हम लोग इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दे तो यह यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का यह जो लेंथ होगा, यही लेंथ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यह जो लेंथ होगा, यानी कि इस पॉइंट को यदि हम लोग O बोल दे और इस पॉइंट को A बोल दे तो OA जो लेंथ होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वह कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वह कितना हो जाएगा, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का यह लेंथ होगा। क्लियर है। और यह लेंथ होगा कितना, यह लेंथ हमें पता है, यह लेंथ हमारे पास कितना है, l/2√2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, l/2√2 माइनस यह लेंथ हमें पता है, यह लेंथ हमारे पास कितना है, l/4 है। तो माइनस क्या लिख देंगे, l/4 लिख देंगे। क्लियर है। क्लियर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, l कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2√2 माइनस 1/4 बचेगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस करेगा, इतना डिस्प्लेस कर गया। क्लियर है। ठीक है। तो इस mg का जो वर्क डन होगा वह कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg। mg फोर्स का जो वर्क डन होगा वह कितना होगा, फोर्स कितना हमारे पास, mg है, इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, l 1/2√2 माइनस 1/4 होगा। क्लियर है। ठीक। चूंकि mg का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है तो वर्क डन हमें कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा। क्लियर है। ठीक है। तो यह वर्क डन बाई mg हो गया। क्लियर है। ठीक। इस ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है और हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है। तो mg द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वह कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mgl इंटू 1/2√2 माइनस 1/4। क्लियर है। प्लस अब हम लोग हिंज फोर्स के इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्क डन निकालते हैं। क्लियर है।
तो हम लोग यह देख रहे हैं कि हिंज फोर्स के यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पॉइंट पे एक्टिव है, और यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट इस कंडीशन से इस कंडीशन आने में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस हिंज फोर्स के इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वर्क डन होगा वह कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? प्लस अब हम लोग हिंज फोर्स के इस वर्टिकल कंपोनेंट का वर्क डन निकालते हैं। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि हिंज फोर्स का यह जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह किस पॉइंट पे लग रहा है? इस पॉइंट पे लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो जब यह रॉड अपने इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आता है तो यह पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हिंज फोर्स के इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो वर्क डन होगा वह भी कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? ठीक है, और यह किसके इक्वल हो जाएगा? इन सभी वर्क डन का जो जोड़ होगा, सम होगा, वह किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में इस रॉड का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसे यदि हम लोग के ई आई बोल दे तो के ई आई बराबर क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस समय ओमेगा हमारे पास कितना होगा? क्योंकि इस रॉड को जस्ट इस कंडीशन से रिलीज किया जा रहा है, तो इस कंडीशन से जब हम लोग रिलीज करेंगे तो इस समय ओमेगा कितना होगा? इस रॉड का 0 होगा। क्लियर है? तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा? हाफ आई इंटू 0 का स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब यह रॉड इस इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आ जाता है तो मान लेते हैं कि इस समय इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह कितना है? ओमेगा है। तो इस कंडीशन में इस रॉड का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर है? और यह काइनेटिक एनर्जी कौन सा काइनेटिक एनर्जी हम लोग इस बोलेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग इस आई के वैल्यू को पुट अप करना चाहते हैं। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो रॉड है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर है? इस एक्सिस के अबाउट यह रॉड रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा? ml स्क्वायर अपॉन 3 होगा। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगा वह कितना मिल जाएगा? हाफ आई के जगह पे क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर अपॉन 3 लिखेंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें कितना मिलेगा? ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 मिलेगा। क्लियर है? यह हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है? ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 है। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0 है, तो माइनस क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आसानी से ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? mgl इंटू 1/2√2 माइनस 1/4 बराबर ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर है? तो यहाँ से यह m इस m को कैंसिल आउट कर देगा, यह l इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो ओमेगा हमें क्या मिल जाएगा? ओमेगा बराबर हमें मिल जाएगा 6 इंटू जी इंटू 1/2√2 माइनस 1/4 अपॉन l का अंडर रूट। क्लियर है? और यही हमें क्या मिल कहलाएगा, और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, यानी कि जब यह रॉड अपने इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ जाएगा तो इस कंडीशन में आने पर इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा? इतना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जब कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए तो आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे और आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज कर दीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन बना करके आपको निश्चित रूप से भेज दूंगा। क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय।